करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। इसके जहाँ साइंस प्रैक्टिस सेट 33 यानी कि 33। अभी तक आपने 32 प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, आप वहाँ से जा सकते हैं। ये रेलवे समान विज्ञान जो इसके जहाँ सर का है, ये सही में साइंस का निचोड़ है। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं और न्यूमेरिकल इसी टाइप के पूछे जाते हैं, इससे बाहर नहीं पूछे जाते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त बुक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको इसका फ़ायदा मिल सके। और इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे देता हूँ, तो आप वहाँ से उसे डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, एक शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की क्या समान होती है। एक समान गति समान होती है, समान वेग होती है, समान त्वरण होती है या समान बल होती है। देखिए मान लीजिए आपने छत पे चढ़ गया, आप छत पे चढ़ के एक लोहा के एक लकड़ी के गेंद को गिराइएगा ना तो दोनों नीचे एक ही बार गिरेगा, आपको पता होगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें समान त्वरण होता है, इसमें नो चेंजिंग, कोई चेंजिंग नहीं होता है। चाहे वो 1 किलो का हो, 2 किलो का वेट यानी कि मास पे द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करेगा, वो एक समान त्वरण से क्या हो जाएगा, वो नीचे चला आएगा। वेट उसका कुछ भी हो, डजेंट मैटर। तो समान त्वरण से शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु समान त्वरण से होती है, गिरती है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को डैश कहा जाता है। स्थिर या गतिज ऊर्जा में, गतिज अवस्था में जब प्रतिरोध करने की एक वस्तु को क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, जड़त्व। अब देखिए जो वस्तु जिस अवस्था में रहती है ना, वो उसी अवस्था में रहना चाहती है। हमने पढ़ा होगा कि जो वस्तु जिस अवस्था में रहती है वो उसी अवस्था में रहना चाहती है। अगर इस पे आप बल लगा दीजिएगा तो इसका अवस्था यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो कौन सा इसका प्रवृत्ति क्या होती है, तो जड़त्व की प्रवृत्ति होती है। तो ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम संवेग की यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ तो संवेग क्या होता है, द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। ठीक है, वेग की बात की जाए तो वेग क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम वेग कहते हैं। और बल क्या होता है, जो यहाँ बल लगाए हैं, बल लगा के वस्तु को यहाँ से यहाँ कहती हैं, तो रुकी हुई वस्तु को गति में ला कौन देता है, तो बल ला देता है। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु के एक बल द्वारा आकर्षित करती है जो डैश के समानुपाती होती है। तो देखिए जितना भी होता है ना, उनके द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। कोई भी वस्तु होता है, मान लीजिए क्या होता है, एक फॉर्मूला आपने देखा होगा, F बराबर Gm1m2/r²। ये फार्मूला गुरुत्वाकर्षण का नियम में ये है। ये फोर्स क्या होता है, Gmm। तो उनके द्रव्यमान के जो गुणनफल होता है ना, उसके समानुपाती होता है। ठीक है, तो ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु दूसरे वस्तु के एक बल द्वारा आकर्षित करती है जो इसके द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार मार्ग पर घूमती हुई वस्तु की कक्षीय चाल भी दुगनी तथा कोणीय वेग ओमेगा आधा कर दिया जाए तो इसका अभिकेंद्र त्वरण कितना हो जाएगा। देखिए कोई भी एक वृत्ताकार मार्ग पर जो घूम रहा है, घूमती हुई वस्तु, कक्षीय चाल भी है, भी को दुगनी कर दीजिए, वेग को आधा कर दीजिएगा, तो इस पर अभिकेंद्र के त्वरण पर क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोई परिवर्तन थोड़ी होगा, उसके चाल पे कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो अभिकेंद्र त्वरण पे कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो अभिकेंद्र बल होता है और अभिकेंद्र त्वरण की दिशा केंद्र की ओर होती है। किधर होती है, केंद्र की जो ओर होती है, वो अभिकेंद्र बल भी होता है और अभिकेंद्र त्वरण भी होता है। ठीक है, देखिए क्या होता है, जब सड़क पर हम मुड़ने के लिए कहीं से मुड़ते हैं तो अभिकेंद्र बल की ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए आपने रोड ऐसे है, इस तरीके से रोड मोड़ा हुआ है, इधर से बाइक चला के आ रहे हैं चाहे साइकिल चला के आ रहे हैं, तो जब आप इधर से मुड़िएगा ना तो यहाँ आपको अभिकेंद्र बल की ज़रूरत पड़ेगी। अगर अभिकेंद्र बल काम नहीं करेगा तो आप गिर सकते हैं। देखिए
मान लीजिए बचपन में पता ना आप लोग किए कि नहीं, हम लोग क्या करते थे कि डोरी में ईंटा को बांध लेते थे, इसे ईंटा को बांध के यहाँ पकड़ के घुमाते थे। जब हम वृत्तीय गति कराते थे तो अभी केंद्रीय बल की जरूरत पड़ती थी कि नहीं, यहाँ से हमको घुमाना पड़ता था, तब न ईंटवा जो था वैसे ऐसे नाचता था, हम लोग को बहुत मज़ा भी आता था, एकदम बहुत स्पीड अपना नाच रहा है। ठीक है, तो चलिए आशा करता हूँ ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप लोग इस वीडियो ने मुझे बचपन में लेके चला गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाए जाने वाले उत्क्षेप बल क्या होता है? देखिए, जब भी कोई वस्तु तैरती है, मान लीजिए ये तालाब है, इसमें ये वस्तु जो है वो तैर रही है। ठीक है, जो तैर रही है तो इस पर क्या लगता है? वस्तु के भार जितना होता है उतना ही बराबर यहाँ से उत्प्लावन बल जो है वो लगेगा, तो वस्तु के भार के बराबर उत्प्लावन बल लगता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गाड़ी के रेडिएटर में जल का प्रयोग किस कारण से किया जाता है? ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, एकदम इसको याद कर लीजिए कि उच्च विशिष्ट क्या होता है, जल का जो विशिष्ट उष्मा होता है वो उच्च होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, गाड़ी के रेडिएटर में जल का प्रयोग करते हैं। तो उच्च विशिष्ट उष्मा धारिता की वजह से गाड़ी में रेडिएटर का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन विद्युत का काफ़ी अच्छा चालक है? देखिए, माइका, बेकेलाइट, ग्रेफाइट, इनमें से कोई नहीं। हम बचपन में सर पढ़े हैं कि जो ग्रेफाइट होता है वो विद्युत का अच्छा चालक होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। माइका क्या है? माइका बेकेलाइट क्या है? ये विद्युत का कुचालक है, चालक नहीं है। माइका बेकेलाइट विद्युत का कुचालक, याद रखिएगा। ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का अच्छा चालक होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वाष्प की गुद ऊष्मा क्या होती है? तो वाष्प की गुद ऊष्मा कितनी होती है? 536 कैलोरी पर ग्राम होती है। तो ऑप्शन ए हम आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था कि जल की विशिष्ट ऊष्मा जो धारिता होती है वो 4200 जूल पर केजी पर केल्विन होती है। ठीक है, 4200 जूल पर केजी पर केल्विन होती है जल की विशिष्ट ऊष्मा। और इसका जल से आधा किसका होता है? बर्फ़ का होता है। जल का 4200 होता है तो जल का बर्फ़ का कितना होता है? 2100 होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रति सेकेंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाला ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो प्रति सेकेंड के इकाई क्षेत्र से गुजरने वाला ध्वनि ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? तीव्रता कहते हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तीव्रता ध्वनि का वह लक्षण होता है जिसके कारण ध्वनि धीमी अथवा प्रबल सुनाई देती है। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता आयाम पर निर्भर नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहते हैं? तो एकल आवृत्ति की आवाज़ को हम क्या कहते हैं? टोन कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे कुछ बोल रहा है तो उसका टोन होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, कंपन करने वाले किसी कण द्वारा 1 सेकेंड में जो किया गया कंपन होता है ना, उस कंपन की संख्या को क्या कहते हैं? कण की आवृत्ति कहते हैं। तो आवृत्ति भी आप जान लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है? जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति क्या हो जाती है? कम हो जाती है। हम लोग एक और चीज़ पढ़े हैं कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अविलंब की ओर जाता है। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अविलंब से दूर भागता है। ठीक है, चलिए तो इसका क्या हो जाएगा? इसकी गति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है? कौन नहीं करता है? मिश्रण के घटक उनके गुणों को बरकरार रखते हैं। मिश्रण अलग अलग पदार्थ के हो सकते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। इससे भौतिक संरचना विधि से अलग किया जा सकता है। ठीक है, कर सकते हैं। इसकी संरचना तय नहीं है, ये गलत है। तो गलत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, इसकी संरचना तय नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसका वजन सबसे ज़्यादा होगा? सबसे ज़्यादा किसका वजन है? तो देखिए, H2 के 10⁻23 मोल के
या H2O के 1 मोल का, N2 के 1 मोल का, या O2 के 1 मोल का। देखिए क्या होता है, H2 के 10⁻23 मोल का वजन क्या हो जाएगा, वजन सबसे ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। देखिए हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व होता है, आप सभी जानते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1.01 होता है। कितना होता है, 1.01 होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार के संबंध में सही नहीं है। तो क्षार के संबंध में सही नहीं है कौन है, स्वाद में खट्टा होता है, संक्षारक होता है, स्वाद में कसैले होता है, या स्पर्श करने में साबुन जैसा होता है। कथन सही नहीं है की बात की गई है। तो क्षार क्या होता है, स्वाद में खट्टा नहीं होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। जो कथन संबंध में सही नहीं है कह रहा है, तो स्वाद में खट्टा होता है ये नहीं है। क्षार जो है स्वाद में कड़वा होता है। क्या होता है, कड़वा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में इसमें 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं जिन्हें समूह कहा जाता है, यही सही है। इसमें 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं जिन्हें समूह कहा जाता है। इसमें 7 छद, तो ये सब क्या हो जाएगा, ये सब नहीं होगा। ऑप्शन ए ही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियाँ होती हैं। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में 7 पंक्तियाँ होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश की प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया जो होती है ना, उसमें जस्ते की एक परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया कहता है गैल्वेनाइजेशन। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, भर भर के क्वेश्चन पूछा गया है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिरके का इनमें से कौन एक प्रमुख संघटक अम्ल है। तो सिरके का कौन सा एक संघटक अम्ल होता है, तो ये होता है एसिटिक एसिड जो होता है, एसिटिक एसिड जो होता है, तो ये इसका प्रमुख संगठन होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाए। देखिए एसिटिक एसिड को हम क्या कहते हैं, CH3COOH, यही कहते हैं। को एथेनोइक अम्ल भी, एथेनोइक एसिड के भी नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या अधातुओं का भौतिक गुण नहीं है। तो अधातुओं का भौतिक गुण कौन सा नहीं है, तो केवल ठोस अवस्था में होते हैं, आघात वर्धनीय न होना, और तन्यता, उष्मा और विद्युत के कुचालक, निम्न गलनांक और क्वथनांक। तो देखिए अधातुओं का भौतिक गुण कौन सा नहीं है, केवल ठोस अवस्था में होते हैं, ये नहीं होगा। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। देखिए अधातु में कोई चमक नहीं होती है, लेकिन आयोडीन में चमक होती है, बात समझिएगा। अधातु नॉन डक्टाइल होता है और नॉन मेलिएबल भी होता है। ठीक है, अधातु उष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन एक ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। देखिए अधातु जो है उष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन अभी हमने देखा था ग्रेफाइट, ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। ठीक है, और अधातु की हम अगर बात करें तो अधातु का निम्न गलनांक और क्वथनांक होता है। अधातु का जो होता है निम्न गलनांक होता है और निम्न क्वथनांक भी होता है। ठीक है, आशा करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नाइक्रोम की संरचना क्या है, जो कि एक मिश्र धातु है। तो नाइक्रोम की संरचना क्या होती है, निकेल लोहा और क्रोमियम है, जो कि एक मिश्र धातु है, लोहा निकेल और क्रोमियम। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। देखिए नाइक्रोम का उपयोग हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, नाइक्रोम अचुंबकीय गुण वाला होता है। ठीक है, और देखिए जो ये मिश्र धातु बनाया जाता है इसमें 80% निकेल तथा 20% क्रोमियम धातुओं से तैयार की गई मिश्र धातु से बनाया गया नंगा तार को नाइक्रोम तार कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डैश रक्त का वह भाग है जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं। तो वो कौन होता है, तो लाल रक्त कणिकाएं नहीं, सफ़ेद रक्त कणिकाएं नहीं, रक्त प्लेट्स नहीं। प्लाज्मा जो होता है इसमें रक्त का वह भाग जिसमें 92% जल होता है। अभी आपने सुना होगा कोरोना काल में बहुत लोगों को प्लाज्मा डोनेट के लिए
कहा जा रहा था कि अगर आप कोरोना पॉजिटिव थे, नेगेटिव हो गए हैं, तो आप प्लाज्मा डोनेट कीजिए ताकि आपके प्लाज्मा से जो है कोई और भी सही हो सकता है। और बहुत लोग ने प्लाज्मा को डोनेट भी किया है। तो रक्त का वह भाग जिसमें 92% जल होता है और शेष में 8% में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन और एंजाइम और अन्य पदार्थ होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? प्लाज्मा कहा जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर बात करें रक्त में, तो रक्त में प्लाज्मा 55% होता है। रक्त में प्लाज्मा कितना होता है? ये होता है 55% क्या होता है? प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है। अगर प्लाज्मा के रंग की बात की जाए तो रंग होता है हल्का पीला, एकदम याद रखिएगा, हल्का पीला। हो सकता है आने वाले दिनों में ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, तो हल्का पीला होता है। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, बोगनविलिया पौधे अपनी शाखाओं पर आकर्षक रंग लिए होते हैं। तो बोगनविलिया जो पौधा होता है, रंग लिए होते हैं, यह किसके विकास को प्रदर्शित करता है? तो ये जो बोगनविलिया पौधा होता है, ये पुष्पीय अक्ष, नई पत्तियां, सहायक पंखुड़ियाँ, पुष्पकलियाँ। तो ये पुष्प सहायक पंखुड़ियों के लिए होता है। इसकी लंबाई 1 से 12 मीटर तक क्या होती है? ठीक है। इस पर लगी हुई आकर्षक पत्ती रूप संरचनाएं पुष्प के सहायक पंखुड़ी को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। तो बोगनविलिया पौधा जो होता है, ये सहायक पंखुड़ियाँ के लिए आकर्षक रंग लिए रहता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर का कौन सा अंग अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है? तो कौन सा अंग होता है जो अंडे से अंडाशय तक ले जाता है? अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है। अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब, योनि या लिंग? तो फैलोपियन ट्यूब जो होता है वही अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो बुक था वो कौन लिखा था? तो ये लिखे थे डार्विन। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस पुस्तक का प्रकाशन 1859 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये फिलोसफी जूलॉजिक नामक पुस्तक की रचना लेमार्क ने किया था। लेमार्क की अगर हम बात करें तो लेमार्क एक बुक लिखा था जिसका नाम था फिलोसफी जूलॉजिक। ठीक है, चलिए, और ये ओप्रिन भी एक बुक लिखा था जिसका नाम था द ओरिजिन ऑफ लाइफ। ये द ओरिजिन ऑफ लाइफ लिखा था, जबकि डार्विन ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखा था। ठीक है, तो डार्विन ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा था? तो डार्विन ने लिखा था। कब लिखा था? तो 1859 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। केले का खाने योग्य हिस्सा क्या कहलाता है? तो केले का कौन सा भाग खाते हैं? तो अंदर वाला। तो फलाभित नहीं, अंतःफलाभिति और मध्यफलाभिति। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। केले का खाने वाले जो क्या होता है? ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश पौधों में कोशिका वृद्धि और कोशिका विभेदीकरण को बढ़ावा देता है। डैश यानी कौन सा पौधा जो है? तो साइटोकाइनिस जो होता है वो पौधों में कोशिका वृद्धि और कोशिका विभेदीकरण को बढ़ावा देता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। यह ऊतक एवं कोशिकाओं का विभेदन का कार्य भी करता है। ठीक है, साइटोकाइनिन बीज जो होता है ये बीजों के अंकुरण को क्या करता है? प्रेरित करता है। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।